नमस्कार साथियों, आज बात करेंगे न्यूट्रिशन सब्जेक्ट में आने वाली बहुत सारी महत्वपूर्ण परिभाषाओं की। यहाँ से सवाल बनते हैं, देखते हैं आगे बढ़ते हुए कौन कौन से सवाल बनते हैं, अब तक कितने सवाल यहाँ से आए हैं और कैसे नए सवाल बन सकते हैं। तो हमें देखना है न्यूट्रिशन की परिभाषाएं। पहला और मुख्य टॉपिक है, इसी टॉपिक से लेकर हमें आधार बनाना है बच्चों। अगर बेस हमारा सही रहेगा तो आगे आने वाले सब्जेक्ट्स को भी हम अच्छे से पढ़ पाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले पशु पोषण की परिभाषा यानी एनिमल न्यूट्रिशन। पशु के जीवन को सुचारू रूप से एवं क्रियाशील संचालन के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों का अध्ययन पशु पोषण कहलाता है। जैसे आवश्यक क्रियाएं क्या क्या होंगी? पाचन, उत्सर्जन, श्वसन आदि के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और ऊर्जा के लिए जो खाद्य पदार्थ पशु ग्रहण करता है उसका अध्ययन पशु पोषण के अंदर पढ़ा जाता है। अगली परिभाषा लेते हैं चारे की, रफेज की। बच्चों ये परिभाषा बहुत कंफ्यूजिंग करती है और इस कंफ्यूजिंग परिभाषा के अंदर दो शब्दों को हमें यहाँ पे लेना है। मैं परिभाषा पढ़ता हूँ, उसके बाद आपको इसकी डिटेल बताता हूँ। वे खाद्य पदार्थ जिनमें क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से अधिक तथा टोटल डाइजेस्टिबल न्यूट्रिएंट यानी कुल पाच्य पोषक की पदार्थ की मात्रा 60% से कम हो। ये बात तो हमको समझ में आ गई और परीक्षाओं में भी सीधा क्वेश्चन आता है, इसमें कोई घुमा के क्वेश्चन नहीं आता है, लेकिन आता जरूर है। तो बच्चों मैं रफेज की परिभाषा को थोड़ा सा एलोबरेट करता हूँ और आपको बताता हूँ कि रफेज के अंदर कौन कौन से हमने दो शब्दों का चयन किया था। एक था उसके अंदर टीडीएन और दूसरा था क्रूड फाइबर। तो मैं इस तरह से क्रूड फाइबर को लिखता हूँ जिसको मैं रेशे भी कह देता हूं। तो हम सभी जानते हैं कि फाइबर का मतलब रेशे है और दूसरी तरफ मैंने लिख दिया है टीडीएन और टीडीएन को मैं एक शब्द में लिख दूं तो यह है ऊर्जा। बच्चों हमें सबको याद रखना है कि रफेज के अंदर 18% से अधिक क्रूड फाइबर था। इसका मतलब है कि वहां पर रेशों की मात्रा ज्यादा होगी और टीडीएन वहां पर 60% से कम था। इसका मतलब ऊर्जा कम थी। तो अगर बच्चों मैं आपको सरल शब्दों में कहूं तो इसको हमने चारा कहा था। आपको यहाँ पे ऊर्जा समझनी है। सबसे पहले देखिए बच्चों, ऊर्जा पूरे शरीर में केवल 3 रूपों से मिलती है। एक है कार्बोहाइड्रेट, एक है प्रोटीन, तीसरा आता है इसमें फैट। यही 3 ऐसे पदार्थ हैं शरीर के अंदर जो ऊर्जा देते हैं। अगर यह पदार्थ ज्यादा हुए तो वह ऊर्जादायक पदार्थ होगा और अगर यह पदार्थ कम होते हैं तो ऊर्जा नहीं होगी। इसी को हमने कंसंट्रेट और रफेज में डिवाइड किया है, लेकिन यहां पर बात है रेशों की। तो बच्चों पहले तो मैं अब आपको कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण बताता हूं। देखिए बच्चों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, यदि हम इन तीनों को जोड़ लें तो इसे हम कह देंगे टीडीएन। तो यहां पे बच्चों हमको परिभाषा मिल गई। इसमें हमने चेक भी करा कि क्रूड फाइबर की मात्रा 18 से अधिक थी और आप चित्र भी देख रहे हो कि मैंने यहाँ पे एक रफेज लगाया है। देखो रफेज के अंदर आप बच्चों फिर कंफ्यूज मत होना, मैं आपको वापस बता देता हूं। रफेज भी 2 प्रकार के हो सकते हैं, यानी यह सूखा भी हो सकता है और हरा भी हो सकता है। अगर सूखे की बात करूं तो इसमें भूसा भी आएगा और हे भी आएगा। इसी तरीके से अगर मैं हरे की बात करूं तो इसमें रिजका भी आ जाएगा, यानी हम डायरेक्ट काट भी सकते हैं फार्म से, और इसमें साइलेज भी आ जाएगा, यानी इसको हम संरक्षित भी कर सकते हैं। साइलेज भी रफेज का ही पार्ट है। इन सब के अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा अधिक है और टीडीएन की मात्रा कम है। अगली परिभाषा दाना, बाट या कंसंट्रेट की ओर इंगित करती है। कंसंट्रेट को हम इस तरीके से समझेंगे कि वह खाद्य पदार्थ जिसके अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा 18% से कम तथा टीडीएन की मात्रा 60% से अधिक होती है। वापस बच्चों याद करिए, कार्बोहाइड्रेट जिसके 2 भाग हैं, एक है क्रूड फाइबर और दूसरा भाग है एनएफई। एनएफई में एग्जाम्पल क्या आता है? स्टार्च। और क्रूड फाइबर में एग्जाम्पल सेल्यूलोज। तो मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं बच्चों, जब हम बाट या दाना बनाते हैं उस समय हम पौधे का या पादप का या खाद्य पदार्थ का कौन सा भाग लेते हैं? और आप सबके दिमाग में आ रहा होगा कौन सा भाग लेना चाहिए, हमें
वो भाग जिसके अंदर उसके बीज सम्मिलित होते हैं या दाना सम्मिलित होता है, जैसे गेहूं का हमने ले लिया, जौ ले लिया, लेकिन उसके नीचे का जो तने वाला भाग है उसको हम बांट बनाते समय काम में नहीं लेते। क्यों काम में नहीं लेते बच्चों? क्योंकि उस तने वाले भाग के अंदर क्रूड फाइबर अधिक था, लेकिन जो दाना था उसमें क्या था? स्टार्च अधिक था। एनर्जी चाहिए हमको, पचित करने वाली चाहिए, इसीलिए यहाँ पर टीडीएन की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपको ध्यान रखना होगा। एग्जाम्पल दिया मैंने, ये तो मिक्स पैलेटिंग का है। अगर हम गेहूं, बाजरा, मक्का, चना इन सबको लेते हैं और कंसंट्रेट बनाते हैं तो उसको भी हम दाना बाट या कंसंट्रेट कह सकते हैं। आपको इतना समझना है कि कंसंट्रेट के अंदर कार्बोहाइड्रेट से NF ज्यादा होगा और क्रूड फाइबर कम होगा। अब बात करते हैं पूर्व में पढ़े गए चैप्टर से संबंधित क्वेश्चंस की, और इस चैप्टर में हमने आपको सबको ध्यान है कि परिभाषाओं पर विशेष ध्यान दिया था, और ये परिभाषाएं पूरे न्यूट्रिशन का आधार बनती हैं, और पूर्व की परीक्षाओं में भी इन परिभाषाओं से बहुत सारे सवाल आए हैं। पहले देख लें हम ऐसे कौन से सेक्शन है जिन्हें हमें देखना है विशेष तौर पर। एक है परिभाषा, फिर कुछ डाटा या मात्रा, जैसे नमी की मात्रा पूछ लिया, क्रूड फाइबर की मात्रा, टीडीएन में कितना होता है, इस तरह के कुछ ऐसे सवाल आएंगे जो बार बार रिपीट होते हैं। और कुछ ऐसे उपकरणों की भी बात की जा सकती है जहां से हमें इन सब का परीक्षण करना होता है। पहले क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पूछा जा रहा है कि रफेज में क्रूड फाइबर होता है। तो बच्चों दोनों शब्दों को समझिएगा, पहले तो रफेज को समझिए और फिर क्रूड फाइबर को समझिए। रफेज का मतलब होता है चारा और क्रूड फाइबर का मतलब होता है रेशे। और मैं आपको समझा चुका हूं, पहले भी बताया था, वापस मैं रिपीट कर देता हूं कि रफेज यानी चारा दो प्रकार का होगा, हरा व नमी युक्त। दोनों ही प्रकार में एक लिमिट सेट की गई है बच्चों क्रूड फाइबर की कि 18% से अधिक क्रूड फाइबर उसमें मिलता है। तो 18% से अधिक तो क्रूड फाइबर और 60% से कम टीडीएन, यानी इसमें ऊर्जा नहीं होती लेकिन रेशे बहुत होते हैं, इसीलिए इसको चारा कहते हैं। और इसका विपरीत होता है कंसंट्रेट, जिसके अंदर क्रूड फाइबर की मात्रा कम मिलती है और टीडीएन की मात्रा अधिक मिलती है। तो बच्चों यहां पर आंसर जाएगा ए, 18% से अधिक। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, वह खाद्य जो धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है क्या कहलाता है? तो बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सवाल कर दिया इन्होंने कि खाद्य जो धूप में सुखाकर, तो हमें यहाँ देखना है धूप में सुखाकर क्या कम हो जाएगा? नमी कम हो जाएगी। यानी ऐसे पदार्थ हमें तैयार करने हैं जिनके अंदर नमी कम हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? इन्हें हम कहते हैं हे। जब हमें किसी खाद्य पदार्थ का संरक्षण करना होता है लंबे समय तक, तो हम दो विधियां अपनाते हैं, जैसा आपको मालूम है। पहली विधि उसको हम ड्राई कर लेते हैं, सुखा लेते हैं, और दूसरी विधि उसमें हम क्या करते हैं? नियंत्रित किण्वन करते हैं, और उस प्रक्रिया में नमी बनी रहती है और साइलेज का निर्माण होता है। तो अब आपको समझ में आने लगा कि हम यहाँ पे धूप में सुखा रहे हैं तो साइलेज तो कभी नहीं होगा। हेलेज क्या होता है? हेलेज बच्चों साइलेज और हे के बीच की अवस्था होती है, लेकिन इसमें भी नमी बनी रहती है। अगर धूप में सुखाया जाएगा तो यह नमी भी कम हो जाएगी, और इसका आंसर जाएगा बच्चों हे, जिसमें नमी की मात्रा 15% से अधिक नहीं होती है। अगले क्वेश्चन में हम इसको देख लेंगे। आंसर क्या रहेगा? हे। ब्लीचिंग का मतलब होता है जब सूर्य की रोशनी के कारण पोषक तत्वों का कमी हो जाए, उसे हम ब्लीचिंग कहते हैं। तो यहाँ हमें ब्लीचिंग कोई खाद्य पदार्थ नहीं है या खाद्य पदार्थ के संरक्षण का तरीका नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हे में नमी की मात्रा होती है, मैंने पहले ही बताया, हे में नमी की मात्रा 12 से 14%, 60 से 70%, 8 से 10%, 20 से 30%। देखिए बच्चों 15% से कम होती है। 10% से ज्यादा रखना हमें नमी की, इसलिए ये क्वेश्चन ए और सी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर रहा है। अब आप सोचिए कि क्या होगा आंसर। आंसर इसका 12 से 14% राइट है, लेकिन 10% से अधिक होनी चाहिए। अगर 10% से भी कम है तो उसको हम हे नहीं कह के क्या कहेंगे? स्ट्रॉ। तो ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉ और हे में बेसिक अंतर नमी का भी है। तो यहां आंसर जाएगा बच्चों ए। नमी की मात्रा कितनी रहेगी हे में? मैक्सिमम 15%, यहां पर हम 12 से 14% लेंगे।